बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम आज देखेंगे कि हम लोगों ने अब तक ये देखा ना कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। मुसलमान जो बादशाह थे, मुगल जो बादशाह थे, उनकी लड़ाई होती है अ, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज यहाँ पे तजारत की गर्ज से आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता काबिज हो जाते हैं। तो फिर उनकी लड़ाई होती है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि 1857 से लेके 1947 के दरमियान ऐसे क्या इवेंट्स हुए। ये हमारा दो लेक्चर्स में कवर होगा, 2 या 3 लेक्चर्स में। प्री पार्टीशन काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये डेट्स पूछी जाती हैं पेपर में। तो आज हम ये देखेंगे कि उन जो पीरियड है उस दौरान क्या क्या इवेंट पेश आए मुसलमानों के साथ। तो देखिए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस पहले तो हमें ये देखना है कि हुई क्यों। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये हुई क्यों। इसके होने की वजह ये थी कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो गए। ये नहीं पता चल रहा था कि रूलर कौन है, यहाँ का रूलर कौन है, क्योंकि कुछ इलाकों पे जो ब्रिटिश हैं वो लोग, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और कुछ लोग जो हैं और वो अपनी सारी ट्रेड वगैरह करते थे। जो हमारे मुगल बादशाह थे उनकी बस आजादी हैसियत रह गई थी, नॉमिनल हैसियत रह गई थी। वो अपने दिल्ली दरबार में बैठते थे। दिल्ली कैपिटल था शुरू से, मतलब ये कैपिटल रहा है दिल्ली, जब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पे सबसे पहले सुल्तान बना था हमारा मुसलमान सुल्तान। तो वो बैठते थे अपने दरबार में, लेकिन मुल्क के जो फैसले हैं वो ज्यादातर जो हैं अंग्रेज चला रहे थे। दूसरी वजह क्या बनी? रिलीजियस प्रॉब्लम, दीन के मसाइल। क्रिश्चियंस यहाँ आ गए थे और उन्होंने अपनी यहाँ पे जो मिशन है लोगों को क्रिश्चियंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका यहाँ पे होल्ड बन गया था। तो उन्होंने स्कूल में अपनी किताबें शुरू करवा दी। यहाँ पे अपनी मिशनरी जो उनकी एक तंजीम है उसको एक्टिवेट किया। यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को ये तरगीब देना शुरू की कि क्रिश्चियनिटी की तरफ आप लोग आ जाएं। और जो इमीडिएट काज है, इमीडिएट, ये दोनों एमसीक्यूज बड़े अहम है। ये तो सारी देखें, फ्रस्ट्रेशन तो कायम हो रही थी। मतलब एक चीज होती है कि फ्रस्ट्रेशन कायम होती रहती है, लेकिन अचानक उसको जो है धमाका कब होता है, एक चीज ये भी है ना। तो अचानक इन सारी चीजों का वजह क्या बनी? तो ये स्टार्ट हुई मीरूट से। मेरठ जो है वो शहर का नाम है इंडिया का। वहां पे एक वाकया पेश आया। मैंने आपको बताया था ये लोग जो यहाँ के मुगल जो मतलब मुगल बादशाह तो ध्यान नहीं दे रहे थे यहाँ की अवाम पे, तो अवाम बेरोजगार थी। उसको ये अपनी फौज में रिक्रूट करते थे। यहाँ पे इन्होंने अपनी फौज बना ली थी और उसके अंदर ये उनको रिक्रूट करते थे, रखते थे स्पाई के तौर पे। और स्पाई के तौर पे बस अच्छी पोजीशन नहीं देते थे, कैप्टन की, मेजर की, स्पाई वाली पोजीशन इन लोगों को देते थे, मुसलमानों को और हिंदुओं को। और सैलरी भी कम देते थे। अपना अगर अंग्रेज इनका स्पाई है, अगर उसको आप समझ लें कि 30,000 देने हैं, तो जो मुसलमान या हिंदू स्पाई होगा उसको सिर्फ 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में कह रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो अब इनके पास एक बहुत बड़ी फौज होगी थी, और ये फौज ये दूसरे मुल्कों में लड़ाई करने भेजते थे। जो बरतानिया है ना, बरतानिया, उसने सिर्फ इंडिया पे कब्जा नहीं किया। बरतानिया का कहते हैं कि सूरज कभी डूबता नहीं था। इस बात का मतलब ये है कि बरतानिया की गवर्नमेंट सातों कॉन्टिनेंट्स पे थी, इवन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज। इन्होंने अपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी यहाँ पे, इस तरह इन्होंने सारी मुल्कों में अपनी कंपनियां भेजी थी। और इसका मतलब कहाँ से काम शुरू हुआ? जब इन्होंने शिप पे जात कर ली ना, कश्ती, बहरी कश्ती। कॉन्टिनेंट्स के दरमियान समुंदर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले तो रास्ते नहीं होता था। इन्होंने अपनी वो टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, शिप से जात की। फिर हमने सुना था कोलंबस ने जो है अमेरिका दरियाफ्त किया। और इंडिया को दरियाफ्त किसने किया? वास्को टेगामा ने। ये इंडिया की तरफ सबसे पहले वास्को टेगामा आया था। उसने जाके फिर बर्तानिया में बताया कि यहाँ तो काफी गोल्ड है, और यहाँ पे जो चीजें मौजूद हैं, स्पाइसेस, मसाला जात हैं, यहाँ की जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी हैं, गंदम का मसला नहीं है यहाँ पे।
तो इसी तरह जो है फिर इन्होंने ना सारे एरिया पे कब्जा स्टार्ट कर दिया था। फिर जब ये वर्ल्ड वार 1 में भी इन्होंने हिस्सा लिया, वर्ल्ड वार 2 में भी हिस्सा लिया बरतानिया ने, तो वहां पे इन्हें फौजियों की जरूरत होती थी, तो वो फौजें फिर ये इन्हीं मुल्कों से भेजते थे। इसका मतलब जो इन्होंने यहाँ फौज बनाना शुरू की उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल थे। अब मेरठ जो शहर है वहां पे एक मसला पेश आया। इन्होंने नया नया कारतूस इजाद किया। कारतूस क्या होता है? गोली टाइप होती थी ये, इसे कहते हैं कार्ट्रेज इंग्लिश में, कारतूस। गोली को ना उस जमाने में मुंह से छील के फिर गन में डाला जाता था, फिर चलाई जाती थी। उस वक्त मतलब टेक्नोलॉजी अब तरह की तो नहीं गन्स थी। अब क्या हुआ कि एक यूनिट पे, फौज के यूनिट पे मुसलमान और हिंदू के दरमियान लड़ाई हो गई। तो जो है हिंदू ने मुसलमान को कहा कि जो है यहाँ तो तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा लड़ रहे हो और अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, और तुम्हें ये नहीं पता जो तुम गन इस्तेमाल करते हो उसके अंदर पिग की चर्बी डली हुई है। अब मुसलमानों के लिए पिग जो है, सुअर जो है वो हराम है। तो आगे से मुसलमान ने जवाब दिया, तुम कह रहे हो कि सुअर की चर्बी डली हुई है, हमें पता चला इसके अंदर जो है वो गाय की चर्बी है। उसमें मतलब थोड़ी सी चर्बी सी थी, अब ये नहीं पता था वो किसकी है, किस चीज की है। तो जो गायें हैं वो हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी। अब मसला पड़ गया, यूनिट के अंदर अफवाह फैल गई कि हमने ये नहीं कारतूस यूज करना, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, हम ये गन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहां जो है अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने वहां के सिपाहियों को जो जिन्होंने उनके लिए काम करने से इनकार कर दिया निकाल दिया। जब ये खबर ऐसा ऐसा दूसरे यूनिटों तक पहुंची, बंगाल, मदारस, बम्बई, तो हर जगह फौजियों ने अपने हैंड रेस कर दिए। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों के लिए काम नहीं करना, हम ये गोली नहीं चलाएंगे। अब अंग्रेजों ने जब ये देखा तो उन्होंने लोगों को जेलों में बंद करना शुरू किया, सिपाहियों को उनको जॉब से निकालना शुरू कर दिया। तो एक अपराइजिंग आ गई पूरे मुल्क में। इसमें बहादुर शाह जफर को मशवरा दिया गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्तलिफ लीडर्स जो डिफरेंट शहरों में मौजूद थे, उसमें सिख भी थे और हिंदू भी थे, सिख लीडर्स भी और हिंदू लीडर्स भी। उन सब ने भी यही मशवरा दिया कि हम ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके अंदर जो है मुसल ये सारों को शिकस्त होगी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको रंगून जेल में डाल दिया गया, जो कि बर्मा के अंदर मौजूद है, जहाँ पे उसने फिर वो शेर व शायरी भी की, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। इस तरह से वहां फिर बुक लिखना शुरू हो गया ये वो। अब जब कंट्रोल आ गया इनके हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में, तो अंग्रेजों ने सारा मुद्दा मुसलमानों पे डाल दिया। उस उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसके कसूरवार मुसलमान है, मतलब इन्होंने हमसे लड़ाई की है, मुसलमानों ने हमारे खिलाफ। हम इसको कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आजादी। अंग्रेज इसको कहते हैं रिबिलियंस ऑफ 1857, बगावत, रिबिल रिबिलियन कहते हैं इसको। कि ये यहाँ के लोगों ने हमसे बगावत किया, और वो कहते थे कि ये बगावत मुसलमानों ने की है, जबकि उसमें साथ मुसलमानों के हिंदू और सिख लोग भी शामिल थे। लेकिन हिंदू और सिख लोग फौरी तौर पे पीछे हट गए और अंग्रेजों के वो पैरों में बैठ गए। उन्होंने अंग्रेजों को मान लिया, उन्होंने कहा हम तुम्हारी लैंग्वेज भी सीखेंगे। इन्होंने अंग्रेजों में और स्कूलों में, जैसे ही मुसलमानों ने सुना कि इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारे अंदर एक हेट्रेड पैदा हो गया। मुसलमानों ने तालीम हासिल करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह यह है कि आज आप देखते हैं कि जो इंडिया का छोटा सा बच्चा भी है वो टीवी पे आएगा तो इंग्लिश में बात करता है। हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश से आज भी खाइफ हैं। वो एक अलहदा इशू है कि क्या हमारा खाइफ होना बनता है, अपनी जुबान पे अमल दरामद करना चाहिए, वो एक अलहदा इशू है। खैर, अंग्रेजों हिंदुओं ने फौरी तौर पे मतलब इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया और अच्छी अच्छी सीटों पे वो अपॉइंट होने लगे। अब बरसगीर पाको हिंद में जो सोशल स्टेटस था वो हिंदुओं का बेहतर होने लग गया, और मुसलमान जो हैं वो पस्ती का शिकार हो गए। और ना सिर्फ मतलब पस्ती का शिकार हुए, अंग्रेज लोग जो हैं वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करने लग गए, इनको कोड़े मारे जाते।
और जो लोग कहते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी में ही अच्छे थे, ऐसा नहीं है। रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ईट, कि इस रेस्टोरेंट में कौन एंटर नहीं हो सकता? डॉग और मुस्लिम, कुत्ता और मुसलमान। और मुसलमान औरतों के रेप किए जाते, क्योंकि अंग्रेज सारा ये समझता था कि ये सारा कसूर जो है मुसलमानों का, इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की तो की क्यों। तो वो मुसलमानों को जॉब से उन्होंने हटा दिया, मुसलमानों के कारोबार तबाह कर दिए, मुसलमानों को मारा जाता, जेलों में डाला जाता। और बाकी रही सही कसर हमने खुद पूरी कर दी। हमने कहा हमने तलीम तो हासिल करनी ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, हमने तलीम हासिल करनी है तो हम सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज में या फिर फारसी में, क्योंकि फारसी राइज थी, या उर्दू में करेंगे। तो यहाँ से काम और ज्यादा खराब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ जी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया। ये एक्ट क्या था, आपको ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जब मैं आपको ये भेज दूंगा स्लाइड, तब आपको इसको मतलब लाइन बाय लाइन चाहे आप पढ़ भी लीजिएगा। और आप में से मे बी पॉसिबल कुछ की अगर इंग्लिश वीक हो, तो वो इंग्लिश को तो आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि आपका पेपर भी इंग्लिश के अंदर होना है, आगे इंटरव्यू भी मोस्टली इंग्लिश के अंदर लेते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं लेकिन मोस्टली इंग्लिश, तो इंग्लिश आप बेहतर करेंगे साथ साथ। जो मतलब सिंपल अगर कोई बीए का स्टूडेंट है, और वो जाहिर बात है उसके लिए ये लैंग्वेज पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही थी, और वो अपना रेवेन्यू लंदन में बैठे क्राउन को भेजती थी, बादशाह को भेजती थी। इंग्लैंड में बादशाह होता है ना, इस वक्त कौन है इंग्लैंड का बादशाह? इंग्लैंड में वजीर आजम भी होता है, बादशाह भी होता है। इंग्लैंड का इस वक्त बादशाह कौन है, किंग कौन है? कोई बता सकता है? और अच्छा, इंग्लैंड, यूके, लंदन, यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट एक चीज है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह सकते हैं ये सारी एक ही चीजें हैं। हम लगा लेते हैं यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश, बर्तानिया भी इसको कहते हैं, बर्तानिया, इंग्लैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, एक ही बात है। इस पे यार आप लोगों को किंग का नहीं पता? किंग चार्ल्स थ्री, और अभी कुछ अर्सा पहले इनकी मलका की डेथ हुई है 95 साल की उम्र में। पहले मलका होती थी, मलका एलिजाबेथ टू, वो बूढ़ी सी, वो उसकी डेथ हुई है, तो किंग चार्ल्स थ्री कहेंगे आप। आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन थ्री है। चार्ल्स के नाम से वन भी आया हुआ है, टू भी आया हुआ है। और इनका वजीर आजम कौन है इंग्लैंड का? बर्तानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? देखें, थोड़ी बहुत ना न्यूज सुना भी करें आप लोग ना, थोड़ा ये न्यूज सुनेंगे ना, वहां से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी, ऋषि सोनक। ऋषि सोनक जो है इनका है, कोई अगर जो है इंडियन नहीं है वो, बेसिकली वो अफ्रीकन है। कहीं इंडिया से उसका ताना बाना बहुत पीछे जाके मिलता है, लेकिन उसके माँ बाप दोनों जो है वो इस तरह से, तो वो मतलब थोड़ा सा गुजरांवाला से भी इसका निकाल देते हैं लिंक। जब ये बना था तो गुजरांवाला में भी पोस्टर लग गए थे, हम गुजरांवाला का वजीर आजम बर्तानिया में सिलेक्ट होने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। थोड़ा बहुत निकलता है लिंक, लेकिन मैंने इसकी फिर पूरी हिस्ट्री सर्च की थी, ये पैदा ही अफ्रीका के अंदर हुआ था। इसके माँ बाप कहीं पीछे उनका लिंक जाके निकलता है वैसे, इंडिया से निकलता है। अच्छा चलें, उस वक्त जो था क्राउन, उसने क्या किया, बादशाह उसने कहा जी ईस्ट इंडिया कंपनी अब वापस आ जाए, ये मैं डायरेक्ट खुद देखूंगा। तो बर्तानिया ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास कर दिया जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, के आइंदा से इंडिया का मुल्क इस एक्ट के मुताबिक चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया, और मुल्क के अंदर जो है दो सीटें क्रिएट कर दी गई जो मुल्क चलाएंगी। इस कंसेप्ट को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, बड़ा मजे का कंसेप्ट है। दो सीटें होंगी है ना मुल्क में, जो मेन सीटें होंगी, एक होगा गवर्नर जनरल या वासराय, ये एक ही सीट के दो नाम है। ये सीट तो ऑलरेडी पहले भी थी, कैसे? ये जो सूबा फतह करते थे वहां अपना क्या लगा देते थे, गवर्नर। और उन सारे गवर्नर्स के ऊपर एक मेन बंदा होता था जिसको कहते थे गवर्नर जनरल। ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। और सबसे आखिरी गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का?
ये एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं पॉइंट। और सबसे आखिरी, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ जी। तो गवर्नर जनरल की सीट कैसे क्रिएट, ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो लगाती थी अपने गवर्नर, मुख्तलिफ जो एरिया वो फतह करती थी वहां गवर्नर लगाती थी। और उन सारे गवर्नर्स को एक बंदा जो है करता था सुपरवाइज। उसको कहते थे गवर्नर जनरल, मतलब पूरे इंडिया का एक गवर्नर जनरल था। अब इंडिया, क्योंकि बरतानिया ने सारा होल्ड अपने अंडर ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया, तो उन्होंने यहाँ पे अपना नुमाइंदा एक सेलेक्ट किया, जिसके कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं दोबारा भी आपको ये बताऊंगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा? जो बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर होगा। बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर होगा। और ये बंदा जो है किंग को जो सारे मामलात इंडिया के ये बताया करेगा, सेक्रेटरी। ये रिपोर्टिंग होगा किसको? किंग को। और ये किंग के ऑर्डर लेके गवर्नर जनरल के पास आया करेगा, या वासराय, एक ही सीट का नाम है। दोबारा से ये कंसेप्ट सुन लें, क्योंकि आगे हमने गवर्नर जनरल्स के नाम याद करने हैं, सेक्रेटरी के नाम याद करने हैं। आगे बल्कि कुछ ना रिफॉर्म्स आएंगी, वो इन्हीं के नाम पे हैं। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मोंटेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो ये अंग्रेजों के नाम पे हैं। वो अंग्रेजों के नाम, अब बेसिकली दो तरह के हुक्मरान थे। एक सीट थी गवर्नर जनरल। दोबारा से सुने, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। और यहाँ पे एक एक्ट मुतारफ कराया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कि अब इसके मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उसको चलाने के लिए उनका एक मेन बंदा गवर्नर जनरल होगा, जिसको हम वासराय भी बोलते हैं। पहला वासराय लॉर्ड कैनिंग था, और आखिरी वासराय इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन था। अब ये जो गवर्नर जनरल होगा, ये इंडिया के अंदर रह के रूल करेगा। और ये रिपोर्ट किसको करेगा? सेक्रेटरी को। एक बंदा होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बरतानिया के जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे ना, वो मेंबर डिफरेंट मुल्कों के सेक्रेटरी कहलाते थे। मतलब एक बंदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा, एक बंदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अफ्रीका होगा, एक बंदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया होगा। उनके पार्लियामेंट का वो अपने बंदों को वैल्यू देते हैं, मतलब पार्लियामेंट को। फॉरेन मिनिस्टर आप समझ लें। तो सेक्रेटरी उन्होंने इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिज का काम करेगा किसके दरमियान? वासराय और किंग के दरमियान। ये सेक्रेटरी जो किंग बातें बताएगा, वो ये वासराय को बताएगा। और वासराय जो इश्यूज होंगे इंडिया के जो चल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में मौजूद होगा, ये सेक्रेटरी को बताएगा। और सेक्रेटरी फिर अपने किंग को बताएगा। मतलब किंग ने एक अपना बंदा नॉमिनेट कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कि ये बंदा मुझे रिपोर्टिंग दिया करेगा वासराय से लेके। ठीक है जी। ये यहाँ पे सारा मैंने लिखा हुआ है। और जो मिलिट्री और नेवल फोर्सेस थी इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपनी बनाई हुई थी। गवर्नर जनरल अपने गवर्नर से रिपोर्ट लेगा। गवर्नर जनरल जो होगा वो पूरे मुल्क में उसके गवर्नर होंगे, और उसकी एक कौंसल होगी। उसको बोलते हैं एम्पीरियल कौंसल। एम्पीरियल कौंसल उसको बोलते हैं। उसमें हाँ, आगे चल के यही तो मजा आएगा। उस इंपीरियल काउंसिल में शुरू में मेंबर अंग्रेजों के ज्यादा थे, हिंदू और मुसलमानों का कम मेंबर थे। असल अच्छा, अब रोला पाकिस्तान और इंडिया बना क्यों? रोला बनेगा ही यहाँ से। मुसलमान थोड़ी सी डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमारे मेंबर्स की तादाद बढ़ा दो इंपीरियल काउंसिल में। हिंदू कहेंगे कि हमारी तादाद बढ़ा दो। जो अब मसला बनेगा ना, जो क्रिएशन की वजह बनेगी,
अभी तो देखो ना, हिंदू और मुसलमान अब तक इकट्ठे रहते रहे हैं, कोई मसला नहीं था। अब उनके ऊपर रूलर चेंज हुआ है ना, अब ये मसला क्यों आया कि नहीं, दो मुल्क बने, एक इंडिया अलहदा हो और पाकिस्तान अलहदा हो। तो उसका कन्फ्लिक्ट की रीजंस आगे आएंगी, उसमें ये रीजन भी आगे आएगी कि वो जो ये पूरे मुल्क इंडिया को चलाने के लिए जो इनके लोग थे वो अंग्रेज लोग ज्यादा थे। ऐसा ऐसा जब मुसलमानों और हिंदुओं ने डिमांड करना शुरू कर दी कि जो आपकी इंपीरियल कौंसिल है ना, उसमें हमारे बंदों की तादाद बढ़ाओ, हमें रिप्रेजेंटेशन दो। और वो इतनी डिमांड बढ़ती गई कि आखिर में ये भी मुतालबा कर दिया गया कि हमें अलग मुल्क दो। और अभी हम ये लेक्चर पढ़ेंगे आगे, हमने 1947 तक देखना है पाकिस्तान जैसे बना। 1940 तक पाकिस्तान बनाने का कंसेप्ट था ही नहीं। इंडिया वाले तो कहते थे हमें एक अलहदा मुल्क दो, और वो कहते थे यूनाइटेड इंडिया होगा। हम देखेंगे छोटे थोड़े लेवल पे, वैसे पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने 1933 में तजवीज किया था कि एक इस्लामी स्टेट होनी चाहिए, लेकिन अलहदा मुल्क नहीं। वो भी ये कहते थे कि एक यहाँ पे ना एक एरिया बना दें, उसका हुक्मरान मुसलमान हो, और हम वो मुसलमान खुद बरतानिया के बादशाह को रिपोर्टिंग किया करेगा। हम अलहदा नहीं होना चाह रहे थे, हम हिंदू भी अलहदा नहीं होना चाह रहे थे, अलग मुल्क नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमारे बंदे यहाँ पे अपना कंट्रोल संभालें और मुसलमान और हिंदू रिपोर्ट करें वहां पे। तो पाकिस्तान की जो क्रिएशन का कंसेप्ट है वो तो बहुत बाद में 1940 में जाके प्रॉपर उसने जोर पकड़ा है। वो हम देखेंगे आगे चल के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी मिलिट्री थी, जितनी जो उनकी नेवल फोर्सेस थी, वो सारी जो है ना मर्ज कर दिया गया अपना उसको, जो है जी, ब्रिटिश फोर्स में। अब जो यहाँ पे फौजी होंगे वो ब्रिटिश फौजी कहलाएंगे। अब ये सारा कुछ हो रहा था तो इतने में जी मुसलमान तो बहुत ज्यादा पस्ती का शिकार हो गए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रहनुमा सामने आए, जिनमें मेन सर सैयद अहमद खान है, अलामा इकबाल हैं, कैद आजम हैं, सर मोहम्मद शफी हैं, चौधरी रहमत अली हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, मौलाना शिबली नुमानी हैं। ये मतलब कुछ हम नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों की गवर्नमेंट बनने के बाद और पाकिस्तान बनने के दरमियान अहम किरदार अदा किया है। तो उन लोगों के बारे में हम देखेंगे। जंग हुई थी जी, मैंने आपको बताया, ये तो कल के लेक्चर में भी बताया, पहली स्लाइड भी यहीं से शुरू की। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मामला तो शुरू ही यहाँ से हुआ है लेक्चर हमारा। और कल का लेक्चर भी एंड भी इसी पॉइंट पे हुआ है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जंग हुई थी, वो हार गए थे, फिर बादशाह को जब जेल में डाला गया तो वो जंग के नतीजे में डाला गया था। वो कौन सा उसको जुत्ते लगाता था जिसकी वजह से उसे जेल में डाला था? जंग खत्म होने के बाद ही डाला था ना। चंगे फरमा यार, सर्दी ज्यादा लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। चलो, और सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है 1858 से लेके 1898 तक। सर सैयद अहमद खान वैसे तो 1817 में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। 1858 में वो स्टार्ट हुई, और 1898 में क्योंकि सर सैयद अहमद खान की डेथ हो गई, जिसकी वजह से, नहीं, मुसलमान और हिंदुओं की भी लड़ाइयाँ होना शुरू होनी है। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। मुसलमान और हिंदुओं को अब पंगे बनना शुरू होने हैं, अभी तक सारे एक साथ हैं। अब मैं वही रीजंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या वजह बनी कि मुसलमानों ने ये डिमांड करना शुरू कर दी कि हमें अलहदा मुल्क पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, अंग्रेज हिंदू और मुसलमान अब यहाँ इकट्ठे रहना क्यों नहीं चाह रहे? और यकीन करें इस कंसेप्ट को कोई भी नहीं सपोर्ट करता था। अंग्रेजों ने कहा हम इलेक्शंस करवाते हैं 1935 में। उस इलेक्शंस में भी मुसलमान हार गए, मुसलमानों ने ही वोट नहीं किया कि हम अलहदा होना चाहते हैं। आगे चल के बड़े मजे के सीन बनेंगे। कैद आजम और बाकी सारे लीडर मतलब जोर डाली खड़े हैं, अलामा इकबाल हमें अलहदा मुल्क चाहिए, अलहदा मुल्क चलाइए। अंग्रेजों ने कहा चलो वोटिंग करा लेते हैं, अलहदा मुल्क चाहिए। मुसलमानों से पूछा गया, मुसलमानों ने भी ये वोट किया कि हमें अलहदा मुल्क नहीं चाहिए, हम यहीं पे इकट्ठे रहेंगे हिंदुओं के साथ। 1936-37 के इलेक्शन में। तो वो बड़ा जो है ना एक सीन बना था। फिर दोबारा इलेक्शन
1940 के बाद पाकिस्तान बनने का जो मोमेंटम है ना, वो बना था। ये आगे आगे सारे आपके आंसर्स इंशाल्लाह हो जाएंगे। चले, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। अलीगढ़ मूवमेंट 1858 में स्टार्ट हुई। बेसिकली ये एक एजुकेशनल सर्विस थी। जो थे ना सर सैयद अहमद खान, वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए। इस वजह से फतवे जारी हो गए जो हैं सर सैयद अहमद खान के खिलाफ, के सर सैयद अहमद खान काफिर हैं, ये इंग्लिश सीखने का कह रहे हैं। और सर सैयद अहमद खान इससे पहले बेसिकली अंग्रेजों के लिए काम भी करते रहे थे। अंग्रेजों के लिए काम भी करते रहे थे, ईस्ट इंडिया में भी काम करते रहे थे। उन्होंने की अदालतों में ये पहले मुंशी थे, फिर रीडर बने, फिर नाइब जज बने, फिर सीनियर जज बने। ये छोटी पोस्ट से स्टार्ट इन्होंने लिया है और बड़ी पोस्टों पे गए हैं। मुंशी से स्टार्ट हुए थे ये, ठीक है। और उसके बाद ये जज की तक की पोस्ट के ऊपर गए। अब ये चूंकि अंग्रेजों के लिए काम भी करते थे, ऊपर से इन्होंने स्कूल बनाना शुरू किया और उन स्कूलों में मुसलमानों को कहा कि इंग्लिश तालीम हासिल करो। अब जब इन्होंने ये कहा तो इन पे फतवे जारी हो गए कि ये तो काफर हैं। इन्होंने जो स्कूल बनाए, मुरादाबाद में स्कूल बनाया 1859 में, ये आपने याद करनी है डेटें। विक्टोरिया स्कूल बनाया 1863 में, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में, एमए स्कूल बनाया 1875 में, जो बाद में कॉलेज बना और फिर बाद में यूनिवर्सिटी के लेवल पे चला गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, आज भी कायम है अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, यूनिवर्सिटियां खोली और तरगीब दी मुसलमानों के कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज हासिल करो। अंग्रेजों को इन्होंने ये बताना शुरू किया। इन्होंने रसाला लिखा, रसाला असबाब बगावत हिंद, कि ये जो यहाँ पे जंग हुई है उसकी वजह क्या है। अंग्रेजों को ये बताना शुरू किया कि तुम जो सारा गुस्सा सिर्फ मुसलमानों पे उतारते हो, ये कोई सही तरीका कार नहीं है। मुसलमान सिर्फ कसूरवार नहीं है तुम्हारे खिलाफ जंग के। अंग्रेज इनकी बात सुन ही क्यों रहे थे, अंग्रेज को फायदा ही था अगर इनको गुलाम बना के रखते। उसने इन हिंदू और मुस्लिम बात सुनी ही क्यों। अंग्रेज ने सुनी इसलिए कि मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे। देखिए, गुलाम कब तक किसी को बना के रखा जा सकता है। अगर एक वहां पे मुहिम शुरू हो जाए या जो है लोग अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के कत्ल करना शुरू कर दिए, वो हम देखते हैं ना आगे चल के सारा। ठीक है, अंग्रेज ने थोड़ा सा खुद भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अंग्रेज है डेमोक्रेटिक नेचर का। अवाम क्या कहती है, इलेक्शंस करवाता था बार बार यहाँ पे। अभी बड़ा मजा आएगा आपको आगे। ये ना कानून साजियां करता था। पहले इसने ना यहाँ पे भेजा अपना एक वफ्द 1909 में, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ना मुसलमानों ने मानी ना हिंदुओं ने मानी। इसने 10 साल बाद 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भेजी कि हम तुम्हारी इस्लाहात करते हैं, उसको भी किसी ने नहीं माना। इसने 1927 में साइमन कमीशन भेजा, उसको भी किसी ने नहीं माना। अंग्रेजों ने फिर कहा कि यार तुम मान नहीं रहे, तो इन सबको ना मुसलमान और हिंदुओं के जो मेन मेन रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बरतानिया बुला लिया किंग के पास। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस करवाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 और 3, 1930, 31, 32 में। ये सारा मैं थोड़ी सी समरी आपको बता रहा हूँ, आगे चल के लेक्चर में ये सारे पॉइंट आने हैं। इन्होंने वहां पे मीटिंग्स रखी, मुसलमान हिंदुओं ने फिर कोई नहीं मानी। अंग्रेज सर पकड़ के बैठ गया। अंग्रेजों ने कहा यार तुम हमारा नहीं मान रहे, तुम्हारी क्या डिमांड है वो बताओ। फिर हिंदुओं की तरफ से नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। वो मुसलमानों ने नहीं मानी। उसके जवाब में 1929 में मुसलमानों ने एक रिपोर्ट पेश की, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैद आजम के 14 नुकात, जिसकी वजह से बूटी लगाना पड़ती थी। 14 के 14 तो याद होते नहीं थे, एक दो स्किप हो ही जाते थे, और हर पेपर में उन्होंने 14 ही देने होते थे। जालिम ये भी नहीं करते कि थे कि 10 लिख दो यार। तो फिर जो है ना, वो हिंदुओं ने नहीं मानी। तो ये आगे चल के आप देखेंगे कि अंग्रेज ने अपने पाँव पे काफी हद तक कुल्हाड़ी खुद भी मारी है। लेकिन उनको जरूरत भी थी ना, उनको फौजियों की जरूरत थी बेसिकली। इनकी हुई वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। 1914 में वर्ल्ड वार 1 हुई है, 1939 में वर्ल्ड वार 2 हुई है। वहां पे इन्हें फौजियों की जरूरत होती थी, तो यहाँ की जो फौज है ना,
उसने जाने से इनकार कर दिया था कि पहले हमारे मुतालबात मानो। तो अंग्रेज भी इस वजह से फंसे थे, उन्होंने मुतालबात मानते मानते मुतालबात ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए। अच्छा, जो हैं ये सर सैयद अहमद खान ना, इन्होंने एजुकेशनल सर्विसेज हो गई, इसके अलावा इन्होंने रिलीजियस सर्विसेज भी हैं। इन्होंने यतीम बच्चों के लिए मुस्लिम ऑर्फन, यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने खोले। रिप्लाई टू बुक ऑफ विलियम मोयर, एक अंग्रेज था विलियम मोयर, उसने ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे एक किताब लिखी, द लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से। और नाउज बिल्ला उसने ना उसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाए। तो जब वो किताब सर सैयद अहमद खान की नजरों से गुजरी, उसने देखा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे ये बातें कर रहा है। तो आपने उसकी उस किताब के रिस्पॉन्स में एक बुक लिखी, कुछ खत लिखे जिसको कहते हैं खुतबात अहमदिया, जिसमें आपने बताया कि तुम गलत बातें कर रहे हो, इस्लाम में ये चीज नहीं है, जो तुम चीजें कोट कर रहे हो, चीजें बता रहे हो, वो तुमने अपनी तरफ से गलत बनाई हुई है। ठीक है। तो इसका जो रिलीजियस वर्क है वो रिलीजियस वर्क भी है। कौन कौन सा वर्क है? यतीम खाने खोलना, और जो एक अंग्रेज था विलियम मोयर, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एक किताब लिखी, उसमें उसने गलत बातें लिखी, उसको इन्होंने जवाब दिया था अपने कुछ खतूत के जरिए, बाद में एक किताब की शक्ल अख्तियार करके, जिनको कहते हैं खुतबात अहमदिया। जो सर सैयद अहमद खान थे ना, वो ये कहते थे कि जो मुसलमान और हिंदुओं को इकट्ठा रहना चाहिए, मुसलमान और हिंदू इकट्ठा रहना चाहिए, और अंग्रेजों के साथ भी तावन करना चाहिए सबको मिलके, क्योंकि अंग्रेज रूलर है। अपनी माशी हालत बेहतर कर लो, ये कहते थे तलीम के जरिए, जब तलीम हासिल कर लो, अच्छे ओहदों पे आ जाओ, फिर तुम अपनी डिमांड्स सामने रखना। और पहले किसी को इनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आखिर में इनकी बात दुरुस्त साबित हुई, जब इनके अदारे से लोगों ने तलीम हासिल की, तो बड़े बड़े नाम जो हैं उस अदारे से निकले, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, लियाकत अली खान, ये लोग जो हैं बड़े लीडर्स जो हैं, उन्होंने तलीम हासिल करके और फिर अपनी डिमांड सामने रखी। अच्छा, ये शुरू में ये कहते थे कि आप लोगों ने जो है वो आ, हिंदुओं के साथ रहना है, अंग्रेजों के साथ रहना है। लेकिन इनका माइंडसेट एक वाकये ने चेंज कर दिया, उस वाकये को कहते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1967, उर्दू हिंदी तनाज़ा कन्फ्लिक्ट। हुआ क्या, अब ऑफिस में ना ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज, और कहीं कहीं वो अलाउ करते थे कि उर्दू भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन हिंदुओं ने डिमांड कर दी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, हिंदी स्क्रिप्ट को यूज किया जाना चाहिए ऑफिस में। इन्होंने कहा कि हम इस मुल्क का 80% है, और वाकई ही ये 80% थे, और मुसलमान सिर्फ 20% है, और वो 20% भी एजुकेशन हासिल नहीं करते। दफ्तरों में जो है ज्यादा हिंदू लोग काम करते हैं, तो हमें उर्दू समझने में मुश्किल पेश आती है। तो उर्दू को रिप्लेस कर दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना दिया जाए किसको? हिंदी को। यहाँ पे आके ये पहला स्टेप है, जब ये फील हुआ कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद खान को टू नेशंस थ्योरी का बानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, टू नेशंस थ्योरी के मुसलमान हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, किसने कंसेप्ट दिया? तो कैद आजम ने, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, किसने? तो ये टू नेशन का कंसेप्ट सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने दिया है। जब इन्होंने उर्दू हिंदी तनाज़ा देखा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू और मुसलमान जो हैं वो बेसिकली दो अलहदा कौमें हैं, और ये एक दूसरे के साथ इनका रहन सहन, इनका रस्म रिवाज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक अंग्रेज था जिसका नाम था ए ओ हयूम, उसने एक जमात बनाई, ऑल इंडिया कांग्रेस। 1885 में एक जमात बनाई गई, कांग्रेस। ये ए ह्यूम जो है रिटायर्ड इंग्लिश
अंग्रेजों का रिटायर्ड बंदा था, मतलब उनके लिए काम करता रहा था सरकारी जॉब पे। जब ये रिटायर हुआ तो इसने एक यहाँ पे जमात बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया कांग्रेस, जिसका कैद आजम भी हिस्सा थे। ठीक है, कैद आजम ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मौलाना अबू अल कलाम आजाद ने भी किया था। क्योंकि अभी तक देखें ये कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा कि कोई मुसलमानों की अलहदा कोई जमात होनी चाहिए, कोई मुल्क होना चाहिए। अभी ये आ रहा है कि जो बरे सगीर पाको हिंद में लोग रह रहे हैं उनको अपने हकूक के लिए काम करना है। उनको जो असम्बलियां हैं उनके अंदर सीटें चाहिए, एम्पीरियल काउंसिल में सीटें चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये अंग्रेज ए ओ हुयूम ने एक जमात बनाई कि इसमें मुसलमान और हिंदू मिलके काम करें। जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने मुसलमानों को मना किया कि तुम लोगों ने कांग्रेस में हिस्सा नहीं लेना। इनको डीप इनसाइड से इनको पता था कि ये कांग्रेस बेसिकली ए ओ हुयूम जो कर रहा है ये हिंदुओं के लिए कर रहा है, वो उनके साथ साजबाज थी हिंदू लोगों के साथ उसकी। तो इन्होंने मुसलमानों को रोका कि कांग्रेस में आप लोग हिस्सा ना लो। इतने में क्या हुआ, 1898 में जो इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और 1898 में तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो चलती रहती है, लेकिन इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जाहिर बात है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी। जो इन्होंने स्कूल एक बनाया था एमएओ स्कूल 1875 में, वो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बन गया। उसके बोर्ड में उसके ट्रस्टीज में मुसलमान ही शामिल थे। अब मुसलमान लोग जो हैं कुछ पावर में आना शुरू हो गए, स्टेबल होना शुरू हो गए, उन्होंने इंग्लिश तालीम हासिल करना शुरू कर दी, अच्छी सीटों पे आना शुरू हो गए। इन्होंने रसाले लिखे, रसाला असबाब बगावत हिंद, काजीज ऑफ इंग्लिश रिवॉल्ट, काजीज ऑफ रिवॉल्ट, इंडियन रिवॉल्ट, रसाला असबाब बगावत हिंद। उसमें इन्होंने अंग्रेजों को बताया कि ये देखें यहाँ पहले हुक्मरान मुसलमान थे, आप आए हैं, आपने उनसे सारा कुछ छीन लिया है। तो उनके दिल में फिर आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी या उन लोगों को जॉब्स भी नहीं दी। तो ऐसा ऐसा उनके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हुई। फिर उनको जो है हिंदुओं ने और हिंदुओं ने और सिखों ने भी मिलके यहाँ पे साथ दिया और आपके खिलाफ जंग लड़ी है, सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे। फिर इन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। और ये इस तरह है भी क्योंकि वो हजरत ईसा तक पे ईमान रखते हैं और एक अल्लाह को मानते हैं। मुसलमान जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, वो अहले किताब है ना। लेकिन उन्होंने कहा देखें जो हिंदू लोग हैं वो तो अहले किताब भी नहीं है, वो तो मल्टीपल गॉड्स पे तल्लक रखते हैं। अगर आप रिलीजियस पॉइंट से भी देखें तो हम ज्यादा करीब हैं, हम एक खुदा पे यकीन रखते हैं। तो इन्होंने जो तनाज़ात थे ना, वो उनको खत्म करने की कोशिश की। अंग्रेजों के दिल में मुसलमानों के लिए जो नफरत थी उसको रिड्यूस किया। और इन्होंने कई नॉवेल शाया करते थे, एक तरफ इंग्लिश लिखी होती थी, एक तरफ उर्दू लिखी होती थी, ताकि मुसलमान भी आसानी से उसको पढ़ सकें और जो अंग्रेज हैं वो लोग भी उसको आसानी से पढ़ सकें। वो इंग्लिश में अपना कॉलम पढ़ लें, मुसलमान उर्दू में पढ़ लें, कुछ इंग्लिश सीखें। तो इस तरह से मुसलमान जो हैं कुछ अपलिफ्ट हो गए। इसके बाद एक वाकया होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से 1911। ये और अगला वाकया है जिसकी वजह से ये साबित हो जाता है कि मुसलमान हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के लिए दिल में नफरत रखते हैं। क्योंकि हिंदू ये कहता है कि ये जो लैंड है, ये जितनी लैंड है, ये स्टार्ट होती आपकी ये इस तरह यूनाइटेड इंडिया की, ये इंडिया, ये बंगाल और ये सारा, वो कहता है ये सारा इंडिया है। और यहाँ पे शुरू से हिंदू लोग, मैंने आपको बताया भी कि सबसे पहले हिंदू लोग ही रहते थे। वो कहता है अब भी इंडिया के लोगों का यही मानना है, मौजूदा दौर में भी, कि ये सारा हिंदू लोगों का रहने के लिए बनाया गया एरिया है। और यहाँ पे हमने सिर्फ हिंदुइज्म ही लाना है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिंदुत्व की इनकी पॉलिसी है कि सारों को जो है वो हिंदू ही यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे किसी और रिलीजन के लोगों को नहीं होना चाहिए। तो अब एक और वाकया होता है, एक सूबा होता है जिसको हम कहते हैं बंगाल, बांग्लादेश।
इसमें जो बाद में बांग्लादेश बन गई, ये सारे सूबों में बहुत बड़ा सूबा था। जितने भी इनके यहाँ पे थे इलाके जिनमें गवर्नर पॉइंट थे, उनमें से बंगाल का एरिया बहुत ज्यादा था। इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था गवर्नर के लिए। अब जब एक सूबा होता है, उसका जो बजट आता है वो सारा इस पे लगता था। लेकिन इस सूबे में क्या था, इस सूबे में कुछ हिस्सों पे मुसलमान रहते थे यहाँ पे ऐसे, और बाकी हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी ऐसे। ये रेड नीली लाइन मैंने हिंदुओं के लिए लगाई है, और जो ग्रीन है वो मैंने मुसलमानों के लिए लगाई है। अब ओवरऑल जब बजट आता था तो किसकी तादाद ज्यादा है यहाँ पे, हिंदुओं की। तो वो सारा बजट हिंदुओं को पास जाता था, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, और हिंदू उसको अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए लगा लेते थे, यूनिवर्सिटियां बनाते थे, कॉलेजेस, सड़कें। मुसलमानों का जो एरिया था वो उधर डेवलपमेंट्स नहीं होती थी। करना क्या हुआ, करना ये हुआ कि एक इनका जो है वासराय था, उसने इसको, लॉर्ड कर्जन उसका नाम था, उसने क्या कहा कि बंगाल को ना दो सूबे होने चाहिए, इतना बड़ा एरिया कंट्रोल नहीं होता। उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बादशाह को बताया, बादशाह ने करारदाद मंजूर की, और बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया ऐसे। अब एक हो गया ईस्ट बंगाल, एक हो गया वेस्ट बंगाल, दो सूबे बन गए। मुसलमानों को ऑटोमेटिकली फायदा हो गया, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लोगों की तादाद ज्यादा थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग ज्यादा थे। हिंदू लोग जो टोटल बंगाल पे जो उनको अब बजट मिलता था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आधा बजट मुसलमानों को जाना शुरू हो गया, आधा बजट हिंदुओं को जाना शुरू हो गया। अब जब ये अमल हुआ तो 1905 में ये पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने लिखे हैं 1905 से 1911। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? अंग्रेजों हिंदुओं ने पूरे मुल्क में रोला डाल दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। ये की थी पार्टीशन लॉर्ड कुर्जन ने 1905 में। मुसलमान इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैप्पी थे। हिंदू जो है वो बहुत ज्यादा इस पे नाराज हुए, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेश का मतलब होता है गैर मुल्की। गैर मुल्की, इन्होंने कहा कि आइंदा से हमने बायकॉट कर देना है उन प्रोडक्ट्स का जो बर्तानिया से आते हैं। मतलब बर्तानिया वाले, तो आप समझ लें शैम्पू बना के भेज रहे हैं, साबुने बना के भेज रहे हैं। यहाँ के लोग, मतलब जाहिर बात है, जो कमाई कर रहे हैं, अगर वो खरीदेंगे तो वो रेवेन्यू किन के पास जाएगा? बर्तानिया के पास ज्यादा जाएगा। अब इन्होंने, गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट की, स्वदेशी मूवमेंट, कि हमने अंदर यहाँ पे इनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, हमने इनके कपड़े भी नहीं खरीदने, अपने कपड़े खुद बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। वो जो है ना, अपनी लूमे जिसे कहते हैं, कपड़ा काटने वाली मशीनें, कपड़ा अपना बनाने लग गए, साबुने, शैम्पू अपने बनाने लग गए, कि हमने नहीं जी अंग्रेजों का अब साथ नहीं देना, अंग्रेजों ने हमारे साथ बुरा किया। जब ये इन्होंने किया तो बर्तानिया को जो पैसे जाते थे यहाँ से, वो जाने कम हो गए, डिक्रीज हो गए। बादशाह ने जी रिपोर्ट ली, बादशाह ने, जो किंग ने कहा अपने सेक्रेटरी से कि भाई क्या मसला है, इस साल जो पैसे हैं वो इंडिया से कम आए हैं। सेक्रेटरी ने अपने जो है वो पूछा, यहाँ पे जो उसका गवर्नर जनरल था, कि भाई पैसे क्यों कम आ रहे हैं इंडिया से। गवर्नर जनरल ने सेक्रेटरी को बताया कि जी यहाँ पे 80% जो है वो रहते हैं हिंदू। हमने एक सूबे को डिवाइड किया था, वो सूबा बहुत बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आ रहा था, हमने दो सूबे बना दिए। उसकी वजह से मुसलमानों को फायदा हो गया है, जो हम बजट देते हैं मुसलमान इलाके में यूनिवर्सिटियां बनी, सड़कें बनी, पटसन का कारोबार हुआ, मुसलमान खुशहाल हो रहे हैं, और हिंदू लोग इस वजह से हमसे नाराज हैं। सेक्रेटरी ने यह बात किंग को बताई। किंग ने 1911 में उनका बादशाह था, जो है किंग जॉर्ज फाइव था आई थिंक उसका नाम, किंग जॉर्ज फाइव। ये मैं लिस्ट भी आपको बादशाहों की दे दूंगा।
कि किस ईयर में कौन से बादशाह थे और कौन कौन से इनके गवर्नर जनरल थे। उसने जी कहा कि जी ये पार्टीशन ना 1911, ये एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 1911 में उसने पार्टीशन को अनल्ड कर दिया। अनल्ड का मतलब है खत्म कर दिया। उसने कहा नहीं जी, दोबारा से बंगाल जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, उसकी ये पार्टीशन खत्म करो, बंगाल एक ही सूबा रहेगा। अब दोबारा से जो सारा पैसा, सारे हकूक मेजॉरिटी हिंदुओं की हो गई, हिंदू खुश हो गए। यहाँ पे मुसलमानों को फील हुआ कि ये तो मामला खराब है, हमारी जहाँ पे हमें फायदा हो रहा है वहां पे हिंदू तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे ये दूसरी वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हम लोग जो हैं हमें अलहदा एक इनसे होना चाहिए, हिंदुओं से अब थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। तो ये चूंकि 1905 से 1900, ये बस आखिरी स्लाइड करके खत्म करते हैं, लेक्चर काफी टाइम हो गया है। 1905 से 1911 के दरमियान ये है ना, तो 1906 में, अगले साल जब 1905 में जब हो गया, मुसलमानों को फायदा हो रहा है, हिंदुओं ने तो रोला डालना शुरू कर दिया ना, तो 1906 में मुसलमानों ने दो काम किए। एक शिमला डेपुटेशन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बड़ा पूछा जाता है, शिमला डेपुटेशन। एक वफ्द, शिमला इलाके का नाम है, शिमला में अपना मुसलमानों ने एक वफ्द भेजा। उसकी जो कौन कर रहे थे क्यादत, सर आगा खान थ्री, आगा खान थ्री उसकी क्यादत कर रहे थे। और ये क्वेश्चन बड़ी दफा आता है, आगा खान के साथ कितने लोग थे, 35 लोग थे। सर आगा खान ने जो अब मेन मेन लोग थे मुल्क में, जमींदार जगीरदार लोग जिनकी बात सुनी जा सकती थी, उन 35 लोगों को इकट्ठा किया। और अंग्रेज उस वक्त होता था लॉर्ड मिंटो, कुर्जन चेंज हो गया था, लॉर्ड मिंटो आ गया था। इसके पास जाके शिमला में इससे मुलाकात की और पूरे मुल्क से साइन करवाए। वो कहते हैं कि कई किलो कागज बन गए थे, इतने लोगों ने साइन किए थे उस पे मुसलमानों से कि जी हमारे लिए ना, हमें सियासत में हिस्सा दिया जाए, हमें कुछ सीटें दी जाएं, हमें 1/3 नॉमिनेशन दी जाए, हमें मुल्क की रिप्रेजेंटेशन असेंबलियों में 33% हिस्सा दिया जाए। तो इनकी बातों को जो लॉर्ड मंटो है उसने बड़े खुश दिली से सुना, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और बादशाह को बताऊंगा। ठीक है। और इसने जो है वहां पे इसको, अपने बादशाह को ये बातें बताई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शिमला डेपुटेशन से पूछे जाते हैं। शिमला डेपुटेशन कब हुई, इसकी डेट भी याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1906। किसके अंडर हुई, सर आगा खान थ्री। कितने मुसलमान गए मिलने, 35 मुसलमान। ये अभी पिछले साल के जितने पेपर हुए हैं ना, उनमें दो दफा ये क्वेश्चन आया हुआ कितने मुसलमान गए थे, और शिमला डेपुटेशन को लीड किसने किया था, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। मुसलमान ने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, इसका कंसेप्ट मैं कल आपको समझाऊंगा। और साथ ही मुसलमानों ने 2 महीने बाद अपनी एक अलग जमात बना ली जिसको कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 को कांग्रेस के मुकाबले में मुसलमानों ने अपनी एक जमात बना ली। और ये सारा कुछ क्यों हुआ, दो रीजन की वजह से। उर्दू हिंदी तनाजिया 1867, जब इन्होंने हिंदी जुबान का कहा कि राइज करो। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जब हुई तो हिंदुओं ने उसको एहतजाज शुरू किया। उस एहतजाज के नतीजे में मुसलमान जाके अंग्रेज से मिले कि हमारे लिए भी काम किया जाए, हमें भी हकूक दिए जाएं। और उसके नतीजे में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन गई। चले जी, यहां तक हम पहुंच गए कि अब दो मुल्क में जमातें बन गई हैं, एक कांग्रेस और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे कि इनका आपस में किस तरह से मुकाबला हुआ, क्या क्या जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या अपने पॉइंट पेश किए। कांग्रेस कांग्रेस कहती थी कि मुसलमानों को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया है, यहाँ के मुसलमानों को भी हम ही रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदुओं को भी हम ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ठीक कहते थे, ये बात 1936 के इलेक्शन तक। 1936-37 में जो इलेक्शन हुए, कांग्रेस जैसे पीटीआई और पीएमएलएन है ना, ऐसे समझ लें उस वक्त दो जमातें थी।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस। और जब इलेक्शन हुए तो सारे मेंबर ऑल इंडिया और कांग्रेस के जीत गए। मुसलमान सीटों पे जो जो लोग खड़े हुए ना, जिन मुसलमानों को खड़ा किया कांग्रेस ने कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, वो लोग जीते। जो लोग ये कहते थे हमारे कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर, अलामा इकबाल के अंडर, कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, वो तो जब अंग्रेजों ने थक गया था सुन सुन के ये बात के अलहदा मुल्क, उसने कहा वोट कराते हैं, हम डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं। जब वोटिंग हुई तो वो कल के लेक्चर में आप देखेंगे कि रिजल्ट होशरुबा थे। वो कांग्रेस की ये बात कि वो पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सच्ची साबित हो गई। उसके बाद मुसलमानों को होश के नाखून आए थे। चलें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। चलें, ठीक हो गया, मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अभी तक पाकिस्तान स्टडी के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये बातें ऐसी ही हैं जो बातें पाकिस्तान बनने के बाद की हैं। वहां पे थोड़ा सा मसला है। पाकिस्तान बनने की जो आइडियोलॉजी है, आपने उससे नहीं मुकरना, कहीं पे भी इंटरव्यू में भी फेल कर देंगे आपको। पाकिस्तान बिल्कुल सही बना है, और हमने अपने जो रहनुमा सर सैयद अहमद खान, कैद आजम, अलामा इकबाल, इनके खिलाफ कभी भी कहीं पे कोई बात नहीं करनी, और बनती भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मुताला है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान बनने के बाद का है, 1947 के बाद का। वहां पे मसले मसाइल हैं, उससे पहले मसले मसाइल नहीं है। और आपने भी अपना जो ये इंटरव्यू में या कहीं अपना मौकफ रखना है, उसको यही रखना है। जो मैंने स्लाइड्स और लेक्चर बनाए हैं, ये मैंने ऑथेंटिक बुक से, सीएसएस की बुक से बनाए हैं। ट्रैक टू पाकिस्तान, जो कि सीएसएस के सिलेबस में शामिल बुक्स हैं। ठीक है, जो मतलब हमारी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हट सकते। हम पॉलिटिशियंस के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है। बाद वाली स्टोरी से इख्तलाफ इस तरह से, वैसे वो इख्तलाफ वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही नहीं, लेकिन अगर पूछ लें तो इख्तलाफ अगर आप करेंगे तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा। आपने किसी पार्टी की साइड नहीं ले जानी, आप पीटीआई की साइड ले जाएं कि नहीं जी वो 9 मई वाले वाकया ठीक है, मजम्मत तो करनी पड़नी है। ठीक है। तो आपने किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी, सच्ची बात सामने रख देनी है। अगर वो आपको फिर आपसे आर्गुइंग करेंगे तो आपने फिर उस मौकफ को साबित करना होता है। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो इंटरव्यू फिर आपका फेल है, या फिर सॉरी कर लें। 9 मई की तो मतलब आपको करनी पड़नी है, ये जो है ना, अगले जो है, अगले 75 साल भी। चलो ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।